सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बड़ा फैसला, SC/ST आरक्षण के तहत सब कैटेगरी बना सकती है राज्य सरकार। चुनिंदा जातियों को ज्यादा आरक्षण का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कहा, अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए व्यापक योजना बना रही सरकार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड का किया उद्घाटन। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का भी हुआ शुभारंभ। और फतेहाबाद में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को CAA कानून के तहत मिली भारतीय नागरिकता। केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए भारत की नागरिकता मिलने पर जताया गर्व। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप वर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के EV चिन्नैया के फैसले को 6 के मुकाबले 1 मत वाले फैसले से खारिज कर दिया। EV चिन्नैया ने अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उप वर्गीकरण भर्ती और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में ऐतिहासिक साक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति सवर्ण नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसका उप वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 15 और 16 किसी राज्य को एक जाति का उप वर्गीकरण करने से नहीं रोकते। इससे पहले इस साल 8 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य न्यायविदों के तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने माना है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में वर्गीकरण किए जाने के पक्ष में है। 2004 में EV चिन्नैया ने अपने फैसले में कहा था कि केवल संसद, न कि राज्य विधानसभाएं संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति समझी जाने वाली जातियों को राष्ट्रपति सूची से बाहर कर सकती हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पहले से MSME को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है। अब अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए भी नई योजनाएं बनाने जा रही है ताकि छोटे उद्यमियों को बड़े बाजार उपलब्ध हो सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। हरियाणा सरकार युवा उद्यमियों को विदेशों में माल निर्यात करने की दिशा में भी सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने उद्योग और वाणिज्य विभाग और विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों को दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस दिशा में रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्येय यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवा उद्यमी बने ताकि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सके। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया, जिसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बनाया जा रहा है। बैठक में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले ने मुख्यमंत्री को बताया कि डिक्की एक भारतीय संघ है जो दलित व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ावा देता है। केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज गुरुग्राम में नेहरू स्टेडियम परिसर में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस दौरान खेल मंत्री संजय सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हॉकी का नया एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बनने से जिले के हॉकी खिलाड़ियों को बेहतर खेलने के अवसर मिल सकेंगे। इस खेल में भारत की टीम के लिए यहां से नए खिलाड़ी तैयार होने चाहिए। खेल मंत्री संजय सिंह ने कहा कि हॉकी खिलाड़ियों के रहने के लिए नेहरू स्टेडियम में बंद पड़े हॉस्टल को फिर से शुरू करवाया जाएगा। हॉस्टल की सुविधा मिलने से खिलाड़ी यहीं रहकर इस खेल के गुण सीख सकेंगे। कादरपुर में शूटिंग रेंज बनवाने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर फरीदाबाद और गुरुग्राम की टीमों के बीच हॉकी का फ्रेंडली मैच भी करवाया गया। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने हरियाणा खेल महाकुंभ के दूसरे चरण में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स, तीरंदाजी और कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश में अन्य राज्यों के मुकाबले आज भी हरियाणा की खेल नीति सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे राज्य भी हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ी 40% पदक लेकर आते हैं। हरियाणा खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा करनाल के कर्ण स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आज शुभारंभ हुआ। अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने महाकुंभ की शुरुआत करते हुए कहा कि खेलों की हर व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका होती है। खेलों से ही हमें अपने जीवन में हार जीत के फैसलों से नई प्रेरणा मिलती है, जिससे हम नई बुलंदियों को छूने में कामयाब होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों को अपने अपने खेल में प्रतियोगिता के दौरान खेल नियमों और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खेल प्रतियोगिता के इंचार्ज जोगिंदर सिंह ने बताया कि इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में हरियाणा के सभी जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। खेल महाकुंभ 3 अगस्त को संपन्न होगा। खेल महाकुंभ में राई खेल विश्वविद्यालय की टीम भी भाग ले रही है। 5 स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर जो, और कंपटीशन हम अच्छे से करवाएंगे और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की अच्छी पहल है और बच्चों को सब सपोर्ट मिलेगा और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बच्चों में होनी चाहिए। मतलब फिटनेस चाहिए, माइंड बॉडी सोल, स्पोर्ट्स से सब अच्छा रहता है। तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है और अच्छे से करवाएंगे। स्कूल है, स्कूलों में इंतजाम है, ट्रांसपोर्ट है, खाने की व्यवस्था है, सब है। तो जिला प्रशासन पूरा सपोर्ट करेगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी। हमारे लिए करनाल के लोगों के लिए और हमारे प्रशासन हमारे बड़ा एक मौका है कि हम इन खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ बहुत सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन करें। सभी जिलों से तकरीबन लगभग सभी जिलों से यहाँ खिलाड़ी आए हैं, जो खेल नर्सरियों से, स्कूलों से और कॉलेज से हम भाग ले। सरकार ने उनका रहना, खाना पीना, आना जाना सब तरह का प्रायोजन किया है। वहीं खिलाड़ियों ने कहा कि वे इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और यहां से मेडल जीत कर जाएंगे। जो कठिन परिश्रम करता है उसे जीत अवश्य मिलती है। वी आर हैंडबॉल प्लेयर। हैंडबॉल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हैंडबॉल हमारा पैशन है, लाइफ है, ऑल हमारा हैंडबॉल ही है। हैंडबॉल से हमारी बॉडी फिट रहती है। हमें मतलब जो एक माइग्रेशन की बीमारी होती है ना, मुझसे बहुत ज़्यादा दूरी रहते हैं। हैंडबॉल हमारी लाइफ है और हम यहाँ पे महाकुंभ खेलने के लिए आए और हम अपना अच्छा प्रदर्शन देंगे। हम यहाँ हैंडबॉल का गेम खेलने के लिए आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे आके। हमें लगता है कि जो स्पोर्ट्स है वो सभी के लिए होना चाहिए और सबको आगे बढ़कर उसमें पार्ट लेना चाहिए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम ऐसे ही खेलते रहेंगे, देश का भी नाम रोशन करेंगे और अपने पेरेंट्स का भी। गेम्स को बहुत अच्छी तरह मतलब खेलना चाहिए और मतलब इससे आपकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रहती है और इसमें लाइक आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इन लाइक आप कहीं पे जाना चाहोगे और गेम से मतलब अच्छा होता है। इसमें मतलब खेलोगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। खिलाड़ी को खेलना चाहिए, अपने मतलब अपने टैलेंट को सर्च करो और अपने गेम्स में जाओ और मतलब सरकार भी बहुत अच्छा कर रही है ताकि हर मतलब बार बार गेम ऑर्गेनाइज कर रही है तो मतलब बहुत बेनिफिशियल हो रहा है ये सब। खेल महाकुंभ में हर जिले से नौकायन, क्रिकेट, हैंडबॉल, तलवारबाजी और टेनिस खेल की एक टीम भाग ले रही है। खेल मंत्री संजय सिंह ने कल अंबाला के गांव धीन में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता निशानेबाज सरबजोत के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान खेल मंत्री ने सरबजोत से फोन पर बात की और उन्हें पदक जीतने पर बधाई दी। बाद में खेल मंत्री संजय सिंह ने कहा कि सरबजोत ने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उन्होंने सरबजोत के परिजनों को भी बधाई दी और सरबजोत के लिए 2.5 करोड़ रुपए इनाम की भी घोषणा की। छोटे भाई सरबजोत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश का नाम जो रोशन किया इसके लिए, और मैं साथ साथ पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ कि परिवार का जो सहयोग उसके साथ रहा है, चाहे उसके पैसे की बात आई हो, चाहे समय की बात आई हो, परिवार ने पूरे उनका साथ देकर के उसको जो खेलने का जो मौका दिया, उसी के कारण आज सरबजोत हमारा जो एक अच्छा खिलाड़ी जिसका प्रदर्शन उसने बहुत अच्छा किया। सरकार की जो हमारी नीति है, खेल नीति, उसके तहत हमारे भाई सरबजोत को 2.5 करोड़ रुपए जो हमारे ब्रॉन्ज मेडल पर जो दिए जाते हैं उसको सरकार बहुत जल्दी देगी। और इतना ही नहीं, हम उसको खेल नीति के तहत उसको नौकरी भी देने का हम काम करेंगे। और मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि उस बच्चे का इसी प्रकार हौसला अफजाई करते रहें, जिससे आगे भी देश का नाम करे, प्रदेश का नाम करे। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले पीड़ितों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है।
इसी कड़ी में आज फतेहाबाद में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को सरकार की तरफ से भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र दिए गए। नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद लोगों ने बताया कि वे पाकिस्तान से 2006 में भारत आए थे, तब उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मोदी सरकार ने उनको भारतीय नागरिकता दी है, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सीए लागू होने के बाद भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दिया था और आज उनको नागरिकता का प्रमाण पत्र भी मिल गया। अब हमें वे सारी सुविधाएं मिलेंगी जो बाकी भारतीय नागरिकों को मिलती है। उन्हें भारत की नागरिकता मिलने पर गर्व है और वो भारतीय होने के नाते सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने देश में एकता और भाईचारा बढ़ाने में पूरा सहयोग देंगे। मैं सन 2006 में आया था। अब जो है इस देश में आने के बाद बहुत झीलें तो बहुत आई, पर अब मोदी सरकार और अमित शाह ने हमारे को जो नागरिकता देने का काम किया है, बहुत अच्छा किया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। हमारे को नागरिकता मिल रही है, मेरे 2 बेटों को नागरिकता मिल गई, बाकी को मिलने वाली है। अब हम ये सोच रहे हैं रास्ता नागरिकता का साफ हो गया है। हम इस वास्ते इस सरकार का, मोदी जी का और अमित शाह का बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मोदी सरकार आई हमारे को बहुत सहूलता मिली है। इसमें कुछ न कुछ हमारे को ये आस जगी है कि हम इस देश में हमारा जन्म ही अब हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, हमारा सारा परिवार बहुत खुश है। हमने सीए के लागू होने के बाद हमने ये अपलोड करे थे कागज, उसमें हमारे 2 आदमी की और अन्य लोगों की रिश्तेदारों की नागरिकता आ चुकी है। लगभग हमारे यहाँ 2 को मिल चुकी है और अन्य रिश्तेदारों को भी मिल चुकी है। कोई सरकारी लाभ था हम वो नहीं ले रहे थे, अब हमें सरकारी जो भी सुविधा है हमें वो मिलेंगे। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम खुश हैं, हम सारा परिवार खुश है। हमने आज मिठाई और लड्डू बांटे। बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी वजह से आज हमें भारतीय नागरिकता मिली है और भारत में जो भी फैसिलिटी मिलेगी उनका हम लाभ उठा पाएंगे। अब मैंने बीएड संस्कृत से कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया के अंदर जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो मुझे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं मिली। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको पढ़ाया नहीं जाता। उनके अंदर भेदभाव ऐसा होता है कि हिंदू लोग पढ़ नहीं पाते, लेकिन इंडिया के अंदर जब से मैं आया, आज मुझे 12-13 साल हो चुके पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार का भेदभाव की झेलना नहीं पड़ा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने भाइयों के बीच, बहनों के बीच पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील होगा। अंबाला के सिरसगढ़ मुलाना में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास धर्मस्थान सिरसगढ़ के 21वें स्थापना दिवस और श्री 108 संत श्री रावानंद महाराज के 15वें शहीदी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, परिवहन मंत्री असीम गोयल और निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने शीश नवाकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान संगत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने धर्मस्थान के लिए 21 लाख और परिवहन मंत्री ने 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु रविदास जी ने एकता, मानवता और भाईचारे का जो संदेश दिया था वो आज भी प्रासंगिक है। हमें सदैव संतों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। वहीं परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि श्री गुरु रविदास धर्मस्थान सिरसगढ़ और डेरा सचखंड बल्ला ज्ञान की रोशनी को पूरी दुनिया में फैला रहा है और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। गुरु रविदास जी महाराज के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे चल रही है। गुरु रविदास जी महाराज का जो एक वाक्य था, जो उनकी वाणी थी कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। ये गुरु रविदास जी की वाणी जो सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज उनके बोले हुए वाक्य एक एक शब्द हम सब का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी सरकारें, नरेंद्र मोदी की सरकार, हरियाणा सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो उन गुरुओं की उनकी भावनाएं थी, उस भावना के ऊपर उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर बार कभी मौका मिला आदरणीय मुख्यमंत्री जी के फंड से या किसी और फंड से हमने यहाँ सेवा पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन गुरु महाराज के आशीर्वाद से अब हमारी कलम के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ताकत दे दी भी कुछ बूंदे हम अपने कलम से भी लिख सकें। तो मैं 11 लाख रुपए की राशि अपने कोटे से इस गुरुस्थान के लिए जो भी आदेश गुरुओं का होगा, किस नाते भी राशि मानवता की भलाई के अंदर खर्च वो करना चाहेंगे। 11 लाख रुपए की राशि मैं यहाँ से गुरु जी के चरणों में भेंट करता हूँ और आप सबके ऊपर भी और हम सब के ऊपर भी गुरु महाराज का जो है आशीर्वाद बना रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी देश को
कमजोर करने का काम करते हैं। जातिगत जनगणना के लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। जनगणना करवाए कि उनके घर में कितने लोग हैं, वो इस प्रकार की बातें लेकर के समाज को, देश को कमजोर करने का काम, तोड़ने का काम। राहुल गांधी कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते जिससे कि देश को नुकसान हो, समाज को नुकसान हो। अच्छा है जाति जनगणना वो हो और उसको लेकर के सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। आज देश के अंदर 3 जातियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरे सामने एक जाति गरीब की है, एक जाति महिला की है, एक जाति किसान की है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अम्बाला के गांव शेरपुर में शहीद नायक गुरप्रीत सिंह के घर जाकर उनके परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी भी सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने शहीद नायक गुरप्रीत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। उल्लेखनीय है कि शहीद नायक गुरप्रीत सिंह लेह लद्दाख में लद्दाख स्काउट यूनिट में ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान गश्त करते हुए पैर फिसलने से बर्फीले पानी में गिरने से उनकी मौत हो गई। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का आज यमुनानगर पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि 2014 से पहले और अब के हरियाणा में बड़ा फर्क है। अब युवाओं को बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी रोजगार मिल रहा है। बड़ौली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में योजनाएं केवल कागजों पर बनती थी, जबकि अब सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे घर घर जाकर कांग्रेस द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार को दूर करने का काम करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाएगी और नायब सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है कि आने वाला ये जो लोक विधानसभा का चुनाव 2024 का होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार इसी हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनेगी और नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने का काम करें। पार्टी का कार्यकर्ता सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों को लेके प्रत्येक घर में जाएंगे, सीधा संवाद करेंगे और जिस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है उसको दूर करेंगे और जो विकास का काम हुआ है उसको भी लोगों को बताने का काम करेंगे। उधर कांग्रेस सांसद त्रिपेंद्र हुड्डा ने अम्बाला के मुलाना में सिरसगढ़ में धार्मिक आयोजन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम से विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का संगठन न होता तो लोकसभा में 5 सीटें कैसे जीतती। कांग्रेस का गठबंधन जनता के साथ है। तो हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत 28 राज्य हैं, 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत इंडिया गठबंधन का तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना में नहीं आया। वो हरियाणा प्रदेश में 47.6% वोट शेयर हमें मिला, 48 किलो लगभग, तो हमें वोट शेयर मिला और 5 हमारे यहाँ से लोकसभा के सांसद जीते, 14 विधानसभा सीटों पे हमें बढ़त मिली, ज्यादा मत प्रतिशत हमें मिला इस लोकसभा में। इसीलिए हम प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश की जनता ने इतना जो दिल खोल के आशीर्वाद दिया है वो हम उनकी भावना समझते हैं। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है हरियाणा में, प्रदेश की जनता चाहती है हरियाणा खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पे जाने वाला प्रदेश बने। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल करनाल में बदलाव जनसभा को संबोधित कर अरविंद केजरीवाल के लिए प्रदेश की जनता का समर्थन मांगा। संजय सिंह ने कहा कि मनोहर लाल को 4 साल में ही बाहर कर बीजेपी ने उनको अग्निवीर बना दिया। इस बार नायब सिंह सैनी को जनता सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सरकार ने कई महीनों से जेल में डाल रखा है। हरियाणा के लोगों को ये बताना जरूरी है कि जेल में हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल की हालत कैसी है। उन्होंने आप पार्टी द्वारा प्रदेश के लिए की गई 5 घोषणाओं का विशेष तौर पर जिक्र किया।
वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। हरियाणा के हर हिस्से में लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा को सुनने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सभी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं कि हरियाणा में ये कैसा बदलाव शुरू हो गया है। हरियाणा के लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, जब आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो महंगाई को याद करके जाइएगा। अग्निवीर योजना लागू करके आपके नौजवानों के साथ जो धोखा किया है बीजेपी की सरकार ने, उसको याद करके जाइएगा। हरियाणा की सरकार ने 3000 स्कूल बंद करके आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, इसको याद करके जाइएगा। महंगे सिलेंडर, महंगे पेट्रोल, ये सब कुछ जब आपको याद रहेंगे तो केजरीवाल जी याद रहेंगे, आम आदमी पार्टी याद रहेगी। 15 दिनों के अंदर 45 रैलियां करने का एक अनूठा और मुझे लगता है बेमिसाल कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने शुरू किया। हम वो काम करके दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मजबूत संगठन है। लोगों का आम आदमी पार्टी के प्रति जबरदस्त लगाव और प्यार है, वो देखने को मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि आम जनता मिलकर के हरियाणा में आम आदमी का राज 2024 में बनाएगी। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और जब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, लोगों से जब हमारा गठबंधन है, तो फिर हमें किसी और की क्या जरूरत है। हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, आम आदमी की सरकार पूरे बहुमत की बनेगी हरियाणा के। इसके बाद सांसद संजय सिंह ने जींद में आयोजित जनसभा में शिरकत करते हुए लोगों को संबोधित करते हुए पार्टी विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटी और किसानों के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने भी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी और रोजगार की बात करती है। हरियाणा में आप पार्टी की सरकार बनने पर लोगों को निःशुल्क बिजली, शिक्षा और उपचार दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अब एक परिवर्तन की आवश्यकता है। दिल्ली हम 3 बार जीते, पंजाब में हमने 92 सीटें हासिल की, अच्छी सरकार चल रही है वहाँ। केजरीवाल की 5 गारंटी हम गांव-गांव में हरियाणा के पहुंचाएंगे। रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, इलाज की गारंटी, ये सारे वादे पहुंचाएंगे और हरियाणा की जनता से अपील करेंगे कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में वो हरियाणा के अंदर बड़ा बदलाव करें। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दर्शन सिंह की अध्यक्षता में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मुलाकात कर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी। बाद में दर्शन सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग, बी वर्ग को भी नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण देने की सिफारिशें की गई हैं। आज हमने सीएम साहब को हैंडओवर करी है। ये रिपोर्ट हमने सीएम साहब को हैंडओवर करी है। इसमें हमने BC-B ब्लॉक को भी म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन में रिजर्वेशन रिकमेंड करी है। इस रिजर्वेशन से BC-B को काफ़ी फायदा होगा। उनको उनके हक मिलेंगे। उनको अपना इलेक्शन में जो डेमोक्रेटिक सेटअप, जो ग्रास रूट सेटअप है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, इसी तरह म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल वगैरह में सब में उनकी सीटें रिजर्वेशन हो जाएंगी। जींद के नरवाना स्थित KM राजकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर जयपाल आर पिछले करीब 12 सालों से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। जयपाल आर ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब तक नरवाना क्षेत्र में करीब 2000 पौधे लगवा चुके हैं। आज प्रकृति का अत्यधिक दोहन होने के कारण जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बन गई है, इसलिए सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर उनका पालन पोषण भी करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पौधारोपण अभियान में उन्हें जिला प्रशासन, वन विभाग और कॉलेज के विद्यार्थियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। खरल गांव में लगभग 215 पौधों का प्रत्यारोपण करवाया है। साथ ही साथ 500 पौधों का प्रत्यारोपण वर्तमान में तारखा गांव में जारी है। दुर्जनपुर में 270 और फरेन खुर्द में 370 पौधों का प्रत्यारोपण एक पेड़ मां के नाम ही किया जा रहा है।
लगभग 3,500 पौधों का प्रत्यारोपण किया गया था, जिसमें से 1200 पौधे हमने विद्यार्थियों से जंगलात विभाग के साथ मिलकर के लगाए थे और यह मुहिम 2012 से अब तक जारी है। हम इस कार्यक्रम में प्रति वर्ष 1,500 से 2,000 तक पौधे आसपास के क्षेत्रों में प्रत्यारोपित कर रहे हैं और संरक्षित करवा रहे हैं। वहीं महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनू सिंह ने कहा कि प्रोफेसर जयपाल आर्य को ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। कॉलेज का स्टाफ भी उनकी इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर पौधारोपण अभियान को आगे बढ़ा रहा है। वहीं छात्रों ने कहा कि हमें प्रोफेसर जयपाल आर्य के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। वे जो पेड़ लगाते हैं हम उसकी पूरी तरह से देखभाल भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान शुरू किया है उसे हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर सार्थक करने का प्रयास करेंगे। ये जो अभियान चल रहा है, इस अभियान के तहत भी उन्होंने लगभग 1700 पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, आसपास के गांव जो हैं, जैसे दुर्जनपुर है, प्रेरण है, तारखा है, कई गांव हैं ऐसे, वहां पर इन पौधों का रोपण किया है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो अभियान है, उनकी अपनी निजी फिजिकल हेल्थ जो है उसके बावजूद वो हमेशा पौधारोपण में हमेशा सक्रिय रहते हैं और हमेशा जो है कॉलेज के विद्यार्थी ही नहीं, आसपास के गांव जो हैं उन तक संदेश पहुंचाते रहते हैं कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक पेड़ माँ के नाम, उसमें हमने पौधारोपण किया है। जैसे सफ़ेदी करना पेड़ पौधों को दीमक से बचाने के लिए, और सभी पत्तों को एकत्रित करके एक गड्ढे में डाला गया जिससे कि खाद में प्रयोग किया जाए, और समय समय पर पेड़ भी लगाए जाते हैं और उनकी देखरेख भी की जाती है। जैसे कई बार दीमक आ जाती है पेड़ों में, तो उसके लिए क्लोरो और मोगलाइल के डाल देते हैं। बारिश आती है जब, तो उसके लिए दीमक खत्म हो जाती है। फिर पानी नहीं होता तो बल्टिया पानी डालना पड़ता है। प्रदेश सरकार की हैप्पी कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इसमें लाभार्थी रोडवेज की साधारण बसों में एक साल में 1000 किलोमीटर तक का सफर निःशुल्क तय कर सकेंगे। इसी कड़ी में आज महेंद्रगढ़ के नारनौल में परिवहन विभाग द्वारा कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। नारनौल डिपो के मुख्य निरीक्षक ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि जिले में अब तक 63,118 कार्ड बनकर आ चुके हैं, जिनमें से 34,291 कार्डों का वितरण किया जा चुका है। बाकी कार्डों के लिए लाभार्थियों को फोन द्वारा सूचना दी जा रही है। सरकार की ये योजना बेहद अच्छी है। जो हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड की एक स्कीम बहुत बढ़िया लॉन्च की है, जिसके अंदर हैप्पी कार्ड धारक को 1000 किलोमीटर प्रति वर्ष फ्री सुविधा उपलब्ध हरियाणा रोडवेज की बसों में, साधारण बसों में फ्री के लिए यात्रा फ्री कर सकते हैं। अब तक जिले के अंदर 63,118 कार्ड आ चुके हैं, जिसके अंदर से हमने 34,291 वितरित कर दिए हैं। बाकी 28,827 बाकी बचे हुए हैं। उनसे भी हम सभी को अपील करते हैं कि जिसने भी कार्ड अप्लाई किया है वो नारनौल आगार से ले सकता है, और सभी से बार बार अपील कर रहे हैं कि हम सभी को टेलीफोन की से भी बता रहे हैं कि ना एक कार्ड के 50 रुपये फीस लगेगी, 50 रुपये साथ लेकर के आएँ, और 1000 किलोमीटर साधारण बसों में आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। वहीं लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस कार्ड के बनने से उन्हें काफी आर्थिक मदद मिलेगी। अब वे रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगे। जो ये सरकार ने जो ये स्कीम चलाई है हैप्पी कार्ड की, उसके जरिए हम 1000 किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए फ्री कर सकते हैं। इसके लिए मैं सरकार का बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि जो गरीब हैं उनको भी सहायता मिल सके। हमारे पूरे परिवार के हैप्पी कार्ड बन चुके हैं और हम बड़े खुश हैं। और 1000 किलोमीटर हमारे परिवार भाई वो घूम सकता है या अपने कोई काम खातिर जा सकता है रोडवेज बस में, और हम बड़े खुश हैं। हैप्पी कार्ड ये योजना जो कि 50 रुपए में लागू की है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो हमारे परिवार के 10 सदस्यों का मतलब हैप्पी कार्ड योजना हुई है, जो कि एक साल हरियाणा रोडवेज में फ्री 1000 किलोमीटर तक, मतलब बहुत ही अच्छे स्कीम निकाली।
सरकार ने पिछले साल देश में करीब 13 लाख 5 स्टार एनर्जी सेविंग एलईडी बल्ब बांटे हैं। ये बल्ब ऊर्जा बचाने में मदद करते हैं। इसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से उपभोक्ताओं को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि देश में एलईडी बल्बों की पर्याप्त उपलब्धता है और अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। अब 1 स्टार और 3 स्टार की एफिशिएंसी को देखते हुए अब ये सारी मार्केट जो प्राइवेट मार्केट है वो सब इसमें आ गए हैं। अब इसको इंप्रूव करते हुए 5 स्टार रेटिंग के जो बल्ब है वो ESL जो है वो सप्लाई करते हैं, लेकिन 5 स्टार में अभी मार्केट में जो प्राइवेट प्लेयर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।